हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं अपने नीट 60 डेज पावर रिवीजन सीरीज़ में एक और बहुत ही छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आपका आता है केमिकल काइनेटिक्स में। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपने ये वाला टॉपिक ना पढ़ा हो, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम इसको रखते हैं। और इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अगर आपको यकीन ना हो तो आप PYQs उठा के देख लो, आपको भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब ये टॉपिक जो है ना, इसमें से न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा आता है, तो हम आज फोकस न्यूमेरिकल की तरफ ही करने वाले हैं। कुछ मैं आपको PYQs दिखा दूंगा, पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा, ठीक है, पूरा ग्राफ वगैरह सब समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आ जाओ, सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, सबको पता है कि रिएक्टेंट जब भी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो उसके लिए जो उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना। वही क्या होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और ये एक तरह से हमारा एनर्जी बैरियर पता है ना आपको, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि जब उसकी ट्रांजिशन हो रही है प्रोडक्ट में तो वहाँ पर एक एनर्जी बैरियर हमें देखने को मिलता है। अब उसको समझने के लिए हमें आर्हीनियस इक्वेशन को समझना होगा। आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर देखो सामने लिखी है, K इक्वल्स टू AE⁻−EA/RT। अब आप कहोगे सर इसमें ये K क्या है, A क्या है, EA क्या है, RT क्या है, तो चलो सब समझते हैं। तो देखो सबसे पहले K होता है हमारा रेट कांस्टेंट। K क्या होता है, रेट कांस्टेंट, सबसे पहले इसको समझो। उसके बाद आया A, ये हमारा होता है आर्हीनियस कांस्टेंट, या इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी आप बोलते हो, ठीक है। EA होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। कैसी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। R हमारा है गैस कांस्टेंट, ये तो सबको पता है, ये फिक्स होती है इसकी वैल्यू, है ना। और T मतलब टेम्परेचर, वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं, T मतलब क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को ना, ये जो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूला को हम चेंज करते हैं, क्योंकि डेरिवेशन आती है इस पर बेस्ड डेरिवेशन आती है लिखने के लिए। ये जो हमने लिखा है ना, इसी को हम डिराइव करेंगे कैसे, लॉग लेके। लॉग लेना आपको आता होगा, बेसिक प्रॉपर्टीज तो आपको लॉग की पता ही होगी ना। सबसे पहले नेचुरल लॉग ले लेते हैं, सपोज करो, तो नेचुरल लॉग लेंगे तो यहाँ पर ln k और यहाँ पर ln a इंटू E⁻−EA/RT, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये ln k हो जाएगा ln a माइनस, अब देखो नेचुरल लॉग है और यहाँ पर बेस में e है, तो नेचुरल लॉग का मतलब होता है कि लॉग के बेस में e है। नेचुरल लॉग का मतलब यही होता है ना, ln का मतलब होता है लॉग बेस e, और लॉग को हम एक तरीके से बोलते हैं लॉग बेस 10, ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ पर देखो, होगा क्या, ln a-EA/RT, क्योंकि जब ये पहले से ही लॉग बेस e है तो E⁻−EA/RT को हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली EA/RT, ऐसे समझो ना। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, लॉग बेस E⁻−EA/RT। तो बेस सेम हो गए तो क्या होगा, लॉग हट जाएगा, ये आ जाएगा सीधे सीधे -EA/RT, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को अगर मुझे लॉग बेस 10 में लिखना होगा तो क्या करना होगा, चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, लॉग बेस 10 के, ये भी हो गया लॉग बेस 10a माइनस, लेकिन ऐसे डायरेक्टली हम नहीं कर पाएंगे, होता क्या है, जब हम नेचुरल लॉग को चेंज करते हैं ना, किसमें, लॉग बेस 10 में, तो हमें डिवाइड करना होता है 2.303 से, तो हम वही चीज़ करेंगे, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 2.303, क्या आ जाएगा, 2.303 आ जाएगा। ये बात आपको पता है ना, इतना तो आपको समझ में आता होगा ना, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और RT भी लिखेंगे, ये देखो इस तरीके से। तो ये हमारे फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद करने हैं। अब इसमें K2 K1 का भी फॉर्मूला आता है, जैसे सपोज करो यहाँ पर दो रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं, K1 एंड K2, और टेम्परेचर भी दो दिए हुए हैं, T1 एंड T2, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये
कि एक हम ऐसे लिखेंगे log बेस 10 k1 इक्वल्स टू log बेस 10 a, या डायरेक्टली भी लिख दो माइनस ए अपॉन 2.303 r, ये हो गया मेरा t1, k1 के लिए t1, ठीक है। ऐसी k2 के लिए देखो log बेस 10 k2 इक्वल्स टू log बेस 10 a माइनस e अपॉन 2.303 r t2, ठीक है। k1 के लिए t1, k2 के लिए t2। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो क्या होगा log बेस 10 k2 माइनस log बेस 10 k1, और ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा 0, और ये वाला हो जाएगा माइनस ये अपॉन 1 सेकेंड 2.303, ये हम ले लेंगे क्या RT2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये अपॉन 2.303 RT1, प्लस वाला ये आ रहा है तो इसको आगे रखेंगे। और ये देखो log a माइनस बी क्या होता है, log a अपॉन बी होता है, log की प्रॉपर्टी है, तो ये log k2 बाई k1 हो जाएगा। ये डेरिवेशन भी करवा दी मैंने आपको साथ साथ, क्योंकि कई बार बोर्ड में लिखने के लिए आ जाता है, इसलिए मैंने करवा दिए। यहाँ से देखो e a अपॉन 2.303, ये दोनों में सेम है और r भी सेम है, तो e a अपॉन 2.303 r ये कॉमन आ जाता है, ये क्या आ जाता है कॉमन। अब क्या बचेगा 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, ये आपको डेराइव करने के लिए आता है, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला है जो आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। अब ग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ, है ना, ग्राफ समझना है ना, जल्दी बताओ। सबसे पहले मैं ln k और 1 अपॉन t के बीच में ग्राफ बताऊँगा, किसके, ln k और 1/t के। इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आए हैं आपके नीट में भी, और आपके कई बार स्कूल में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हो। अब होता क्या है, देखो यहाँ नेचुरल लॉग k और 1 अपॉन t के बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं ये वाला रिलेशन देखूंगा। कौन सा वाला, ये वाला। यहाँ देखो ln k को हम मान लेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस सी, लाइन का पता है ना आपको, लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी होती है। अब यहाँ से c हो गया मेरा ये ln a, और ये पूरा का पूरा हो गया mx, और ln k हो गया y, ठीक है। इसको y मान लो, इसको c मान लो, इसको mx मान लो। x यहाँ पर है 1 अपॉन टी, x यहाँ पर है सपोज करो 1 अपॉन टी, ठीक है, जस्ट ऐसे मान लो, मानने में क्या ही जाता है। तो मेरी जो स्लोप होगी वो क्या आ जाएगी, स्लोप हो जाएगी मेरी माइनस ई ए बाय आर, माइनस ई ए बाय आर। तो निगेटिव में आ रही है स्लोप, कैसी आ रही है, निगेटिव। अगर स्लोप निगेटिव आएगी तो ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगा पर वो डिक्रीजिंग होगा, यानी कैसा होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, यानी नीचे की तरफ होगा। इस तरीके से देखने को मिलेगा हमें ग्राफ, समझ गए ना, क्यों, क्योंकि निगेटिव आ रहा है तो नीचे जाएगा। अब ऐसी log k और 1 अपॉन टी के बीच में देखो, log k और 1 अपॉन टी के, यानी log बेस 10 k की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ जाओ। अगर मैं log लिख रहा हूँ तो बेस 10 ले रहा हूँ, ln लिख रहा हूँ मतलब log बेस ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके लिए मुझे ये वाला देखना होगा। कौन सा वाला, ये वाला। अब सेम करो, ये y हो गया, ये c हो गया, ये प्लस mx हो गया। यहाँ पर जो मेरी स्लोप आएगी, वो होगी माइनस ई ए बाय 2.303 r। यहाँ पर 2.303 एक्स्ट्रा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो वैल्यू है वो निगेटिव है, वैल्यू तो इसकी निगेटिव है, तो स्लोप इसकी भी डिक्रीजिंग होगी, स्लोप तो इसकी भी ऐसी आएगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया। अब इस पर बेस्ड ना मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आपका देखो, सब बच्चे ध्यान से देखो, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी जस्ट मैंने आपको ग्राफ समझाया ना, उसी में से क्वेश्चन आ गया, देख लो। मैंने क्या बोला था कि ग्राफ का क्वेश्चन एक ना एक आता है जरूर है, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत से आपको ग्राफ समझाया है। अब देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ln k वर्सेज 1/t इन अकॉर्डेंस विद आर्हेनियस इक्वेशन। मतलब कह रहा है आर्हेनियस इक्वेशन आपको मालूम है, हमने कहा बिल्कुल मालूम है। वो कह रहा है उसके बेसिस पे बताओ कि कौन सा ग्राफ सही है। अभी थोड़ी देर पहले तो देखा है यार, ये रहा ln k और 1 अपॉन टी के बीच में ये ग्राफ, log k 1 अपॉन टी के बीच में ये ग्राफ, बस। तो यहाँ देख लो ln k और 1 अपॉन टी के बीच में ये डिक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ दिखा रहा है, तो गलत हो गया क्योंकि डिक्रीजिंग होता है। ये भी इंक्रीजिंग दिखा रहा है, गलत हो गया। तो सही कौन सा है, सिर्फ ये वाला सही है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है ना, बाकी सारे इंक्रीजिंग दिखा रहे थे, तो जो भी इंक्रीजिंग दिखा रहा है वो गलत है और जो डिक्रीजिंग है वो सही है, बस यही तो करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ रहा है कि रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ आ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन, मतलब T1 है 500, T2 है मेरा 700, है ना, और रेट कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, K1 है 0.04 सेकेंड इनवर्स, मतलब समझ जाओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर, 0.14 सेकेंड इनवर्स। रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी मुझे इसमें ये निकालनी है। अगर आपको फॉर्मूला पता चल गया है अभी तक कि दो रेट कांस्टेंट दिए हुए, दो टेम्परेचर दिए हुए, तो कौन सा लगता था? लॉग K2 बाय K1 इक्वल्स टू, अब जल्दी से बता दो क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? EA अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यही फॉर्मूला लगेगा कि नहीं? जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से। ठीक है, तो देखो K1 K2 की वैल्यू पुट कर दो। K2 कितना था? 0.14 था। K1 कितना था? 0.04 था। इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303, R की वैल्यू कितनी दी है? 8.31। ठीक है, 1 अपॉन T1 कितना है? T1 देखो यहाँ से 500 और T2 700, ये हो गया 500 माइनस 1 अपॉन 700। इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, यहाँ से LCM आ जाएगा मेरा 3500। ठीक है, तो 7 माइनस 5 करेंगे 2 आ जाएगा सीधे सीधे, और ये इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3.5 आ रहा है। 14/4 3.5 होता है। ये आ गया लॉग 3.5 इक्वल्स EA बाय 2.303 इंटू 8.31, और ये आ गया हमारा 3500, और ये हो गया 7 माइनस 5 2। अब इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे उठा के, तो ये हमारा पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा, ये लॉग 3.5 की वैल्यू गिवन है 0.554, तो पूरा इधर ले जाओ, तो ये हो गया 0.5441 इंटू 2.303 इंटू 8.31 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। बाकी सारी वैल्यूज़ उधर ले गए उठा करके, और एक सेकंड, ये भी तो आएगा ना, 3500 भी तो आएगा यार, तुम बता नहीं रहे हो। अब ठीक है, अब सही आएगा आंसर। अब क्लियर है? अब तो आंसर आ जाएगा। पूरे को सॉल्व करने पर जो आता है वो आता है 18219। एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है ना, 18219 जूल आएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप चेक खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन वाले पार्ट में बच्चों को दिक्कत नहीं आती है जनरली, क्योंकि उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना भी होगा। कैलकुलेटिव पार्ट आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 57 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहली चीज़, अगर टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है उसको केल्विन में चेंज कर लो। ये कितना हो जाएगा? 27 प्लस 273 300 केल्विन। ऐसे T2 देखो, ये कितना हो जाएगा? 57 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 57 प्लस 273 करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 330 केल्विन। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो मुझे निकालना क्या है? K1 K2। देखो K2 जो है वो 4 इंटू K1 है। वो क्या है? 4 इंटू K1 है। ये हमेशा याद रखो, क्या है? 4 इंटू K1, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्वाड्रपल्स है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस, यानी कि फर्स्ट वाले से 4 गुना हो जाता है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा लॉग K2 बाय K1 इक्वल्स EA बाय 2.303 R, यहाँ पर आ गया 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ठीक है, अब देखो लॉग K2 बाय K1 करेंगे तो ये तो 4 आ जाएगा डायरेक्टली। कितना आ गया? 4 आ गया, क्योंकि K2 4 K1 है, और ये K1 से K1 कटेगा, लॉग 4 डायरेक्टली। EA 2.303, R की वैल्यू 8.31, वो तो याद ही है हमें। टेम्परेचर की वैल्यूज रख दो। T1 कितना है? T1 है हमारा 300, T2 है हमारा कितना? 330। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये का पूरा सब कुछ उधर ले जाओ। लॉग 4 की वैल्यू है 0.602 इंटू 2.303 इंटू 8.3, और यहाँ से LCM आएगा मेरा। LCM इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही ले लो, क्यों मेहनत करें, है ना? मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, ये कर लो। 300 इंटू 330
फिर यहाँ पर 330 माइनस 300 करेंगे तो 30 आ जाएगा, वो 30 अब नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा, जो भी ऊपर था वो वाला पार्ट नीचे आ गया। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको खुद ही चेक करना है, ये 30 से पूरा कटेगा 100। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 1000 वाला पार्ट हटा लेंगे, किलो में लेते हैं, 33 इंटू 8.3 इंटू 2.3 इंटू 0.6, ये पूरा अगर हम करते हैं कभी भी तो ये आ जाएगा। देखो 33 इंटू जब भी हम 2.303 करेंगे 670 के आसपास कुछ आया होगा, ठीक है। और फिर इंटू 8 में कुछ करेंगे तो वो 560 के आसपास आएगा, फिर उसको 0.6 करेंगे तो वो कुछ उसमें कट के कुछ आएगा। तो इसको आप सॉल्व करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, नहीं तो अगर मेरे पास कैलकुलेटर हो तो मैं इसको कैलकुलेट करके ज़रूर बता सकता हूँ। एक सेकेंड, इसको एक बार देख लेते हैं। ये हो गया मेरा कितना, 0.6 इंटू 2.303 इंटू 8.3 इंटू 33, ठीक है। एक सेकेंड, ये 10 है ना, तो ये 38 कुछ आ रहा है, 38 कुछ आ रहा है ना। मैंने जो अभी चेक करा है उसके हिसाब से उस बेसिस पे मेरा 38 कुछ समथिंग आ रहा है, ये कुछ 38 के आसपास आ रहा है मेरा, वो किलो जूल पर मोल, ठीक है। किलो जूल क्यों, क्योंकि 38 इंटू 10 की पावर 3 कुछ आ रहा था, यानी 38,000 कुछ, तो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, जो भी नियरेस्ट होगा। अब ये तो था हमारा आर्रीनियस इक्वेशन पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ग्राफ बेस्ड भी देख लिए हमने, न्यूमेरिकल बेस्ड भी देख लिए। अब इसी में एक छोटा सा पार्ट आता है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। अब एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है आप सबको पता होगा, जो सिंगल स्टेप में हो जाए, जो यानी डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो सकती है, यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर, ट्राईमोलिकुलर, वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन होनी एक स्टेप में चाहिए, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे ये वाली देखो, a reaction that occurs in a single step when reactants directly from products, जैसे कि डिकम्पोजिशन है अमोनियम नाइट्राइट का, तो NH4NO3 को तोड़ दिया हमने N2O प्लस 2H2O में, हुई तो एक ही स्टेप में है, तो यानी कि क्या है एलिमेंट्री। और इसको हम बोलेंगे यूनिमोलिकुलर, क्योंकि यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल लिया हमने अमोनियम नाइट्राइट का जो डिकम्पोज हो गया 2 प्रोडक्ट में, लेकिन हमें मतलब किससे होता है, रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट कितना था, एक ही था, तो इसको हम बोलेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल H2 का और एक मॉलिक्यूल I2 का, तो इसको हम बोलेंगे बायमोलिकुलर। 2 मॉलिक्यूल आ गए तो बायमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बायमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, तो देखो 2 और 1, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल होगा टोटल, तो इसको बोलेंगे ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप देख सकते हो, यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी एक ही होगा, क्योंकि स्टेप ही एक है। अरे जब एक ही स्टेप में हो रहा है तो फिर हमें ये चीज़ देखनी नहीं है। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जब मल्टीपल स्टेप्स आएंगे तो हमें देखना पड़ेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। जनरली आपको पता ही है स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब देखो, ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में नहीं मल्टी स्टेप में हो, यानी कि बहुत सारे स्टेप लेके हो, जैसे कि 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। मैं 2 स्टेप रिएक्शन ही आपको दिखाने वाला हूँ, जनरली आपके सिलेबस में उसी से क्वेश्चन आने वाला है, ये भी आप सुन लो, ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने। तो देखो, द रिएक्शन दैट अकर्स इन अ मल्टी दैट इज इन अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स एज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब एक हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, फिर मैं उसी से आपको RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दिखाऊंगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, जो कि हमारा बताता है कि इस स्टेप पे आपकी रिएक्शन हुई है। जैसे यहाँ पढ़ो, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू द मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या RDS बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F, यहाँ पर एक चीज़ और आएगी 2NO2F प्लस F, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो अभी दिखा नहीं रहा ना, यहाँ तो अभी डायरेक्टली लिख दिया है, फिर ठीक है। ये पहले एक रिएक्शन दिखा दी, अब इसी रिएक्शन को 2 स्टेप में दिखाएंगे। जैसे पहले स्टेप में क्या हुआ, NO2 के 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो पहले एक मॉलिक्यूल ने क्या किया, NO2 ने F2 से रिएक्शन करी, और फिर उसने क्या बनाया, NO2F बनाया और F अलग। ये था हमारा स्लोएस्ट स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। ये वाला स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसके एक मॉलिक्यूल ने क्या करा, F2 से रिएक्शन करी, NO2F बनाया, ठीक है। लेकिन अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है NO2 का, वो रिएक्ट करेगा इस बचे हुए F से, यानी ये वाले बाय प्रोडक्ट से F से। अब ये जब करेगा तो ये भी बनाएगा NO2F, तो यहाँ पर कितने बन गए, एक NO2F और एक NO2F, 2 NO2F। बट ये वाला जो सेकेंड स्टेप हुआ ये फास्ट हुआ,
पहला स्टेप तो स्लो हुआ, एकदम स्लो प्रोसेस था, एकदम जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप जब हुआ वो एकदम फास्ट हुआ, बट हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोलेंगे? स्लो स्टेप को, यानी कि पहले स्टेप को। ठीक है, तो बस इतना आपको समझ लेना है, इतना आपने समझ लिया बस काम हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये वाले सारे के सारे टॉपिक समझ आए होंगे। अगर आपको सब समझ आ गया है तो एक बार कमेंट में बताना, और आगे और कैसे टॉपिक्स आपको चाहिए या कौन से ऐसे टॉपिक्स आपको लगते हैं जिस पर हमें वीडियोस बनानी चाहिए वो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।